કેમ છો? મજામાં? અરે મામા, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 7 मई 1994 मुंबई। बसंत की सुहानी ऋतु के बाद अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी है। टप 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 बहता पसीना मुंबई की सड़कों के किनारे, कड़ी धूप में खड़े कुल्फी वाले, पास में शोर मचाते बच्चे। इसी वक्त माया नगरी मुंबई के ई मोसेस रोड पर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों की आवाज़ के बीच एक कपड़ा मिल मालिक की गाड़ी की आवाज़ भी आ रही है। सरकार के साथ उठने बैठने वाले इस बिजनेसमैन की गाड़ी रेस कोर्स से निकल चुकी है। गाड़ी उसका ड्राइवर चला रहा है। बिजनेसमैन को अपने मिल की ओर जाना है, इसलिए उन्हें जेकब सर्कल होते हुए जाना है। कार रेस कोर्स से महालक्ष्मी स्टेशन पहुंच चुकी है। यहाँ से राइट टर्न लेकर कार चढ़ाई की ओर आगे बढ़ती है, क्योंकि सामने रेलवे लाइन गुजरती है और उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। जब कार ने महालक्ष्मी स्टेशन से टर्न लिया, उसी वक्त 2 बाइक पर सवार 4 अनजाने लोग इस कार के पीछे लग चुके थे, लेकिन कार में बैठा बिजनेसमैन और उसका ड्राइवर इससे अनजान है। जैसे ही कार ब्रिज पर पहुंची की रफ्तार धीमी हो गई और ब्रिज छोटा होने की वजह से ट्रैफिक भी लग गया। इसी वक्त दोनों बाइक कार के नज़दीक पहुंच गई। एक बाइक ने रास्ता रोक लिया, वहीं दूसरी बाइक से एक आदमी उतरा। हाथ में हथौड़ा था। 1 2 3 दे दनादन हथौड़े के कहीं वार विंड शील्ड पर ठोक दिए। इधर विंड शील्ड टूटी। हमलावरों ने अपनी ऑटोमेटिक वेपन निकाली। वेपन में जितनी गोलियां थी सारी की सारी कार में बैठे बिजनेसमैन के बॉडी में उतार दी। बिजनेसमैन ने वहीं प्राण त्याग दिए। इधर चारों हमलावर अपनी बाइक पर सवार वहां से भाग रहे थे कि एक के पैर से खून बहने लगा। दरअसल एक गोली कार से टकराकर उस हमलावर के पैर में लग गई थी। वह घायल हो चुका था, फिर भी भाग तो गया। इस हत्याकांड ने पूरे मुंबई में तांडव मचा दिया, क्योंकि मरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि गुजराती बिजनेसमैन सुनीत खटाव था। सरकार दरबारे जिनकी चलती थी, इनका मर्डर होने से गुजराती बिजनेस कम्युनिटी में बहुत गुस्सा था। इस मर्डर की वजह से गुजराती बिजनेसमैनों ने तत्कालीन महाराष्ट्रीयन सरकार पर दबाव बनाया। मीटिंगें शुरू हुई। इसी दौरान सुनीत खटाव की पत्नी पन्ना खटाव सीने में भभकती आग लिए तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह समरा के ऑफिस में आती है और कमिश्नर के सामने कई सवाल खड़े करती है। मेरे पति के कातिलों को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? जो भी मेरे पति के कातिल को पकड़ेगा उसे मैं करोड़ों रुपये इनाम के तौर पर दूंगी। ये बात अपने अफसरों तक पहुंचा दीजिएगा। इंडस्ट्रियलिस्ट को बीच सड़क मार दिया। 10 करोड़ उस पुलिस वाले को जो अमर्त्या राव के सर में गोली डालेगा। 25 मई 1994 मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस में फ़ोन की घंटी बजती है। अफसर ने फ़ोन उठाया। सामने उनका मुखबिर है। वह बताता है, साहब सुनीत खटाव को मारने वाले 4 शूटर में से एक का पता चल चुका है। मुखबिर ने एक मेडिकल स्टोर का एड्रेस दिया। अब पुलिस टीम उस पते पर पहुंची। मेडिकल स्टोर मालिक से पूछताछ की तो उसने वो पता बता दिया जहां से एक आदमी लंगड़ाता हुआ दवाइयाँ लेने आता था। अब पुलिस का एक काफिला मुंबई की उस टोल की टेढ़ी मेढ़ी गलियों का रुख करता है और वहां से उस आदमी को उठा लिया जाता है। थाने लाकर पूछताछ होती है। उसने उगला कि हाँ, मैं भी शामिल था उस दिन सुनीत खटाव पर गोलियां चलाने में, और खटाव को टपकाया अमर नाइक के कहने पर। अमर नाइक बोले तो मुंबई का रावण। जब सिस्टम जिंदगी जीने का अधिकार छीन लेती है, तब वह सिस्टम को तोड़कर खुद सिस्टम बन जाता है। 80 के दशक में भारत का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। उस परिवर्तन का आगाज कर रही थी मुंबई की कपड़ा मिलें। 1982 की मिल मजदूर हड़ताल ने मुंबई की कई कपड़ा मिलों को बंद करवा दिया था। उस वक्त करीब 2.5 लाख मजदूर मुंबई की कपड़ा मिलों में काम कर रहे थे। हड़ताल की वजह से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। कोई सब्जी बेचने लगा तो कोई चाय। उस वक्त मुंबई का सबसे बड़ा सब्जी मार्केट था दादर सब्जी मंडी, जहां पर उस वक्त भी करोड़ों का कारोबार होता था। उसी दादर सब्जी मंडी में जन्म हुआ मुंबई के रावण का, ऐसा शख्स जो सिस्टम के सामने झुका नहीं, जो माफियाओं के सामने लोहे से लोहा लेने लगा, जिसे मुंबई के इतिहास में रावण के नाम से जाना गया। उस आदमी का पूरा नाम था अमर मारुति राव नायक। लेकिन सुनीत खटाव मर्डर केस में मुंबई पुलिस को लीड मिल चुकी थी अमर नाइक।
पुलिस की टीमें मैदान में उतर चुकी थी। अमर नाइक के गुर्गे पकड़े जा रहे थे। बहुतों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। मानो अमर नाइक के काले साम्राज्य को ग्रहण लग चुका था। अब अमर का मुंबई में रहना सेफ नहीं था। कभी भी पुलिस उसके गिरबान तक पहुंच सकती थी। तो अमर जा पहुंचा सिंगापुर। जून के शुरुआती दिनों में सिंगापुर से हांगकांग शिफ्ट हो गया और हांगकांग में एक्सपर्टों की मदद से हाई लेवल पर एक कांड करता है। कांड था खुद के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ मेरे वीरो, यहाँ पर उसने अपना चेहरा पूरी तरह बदल लिया। ये फोटो तो आपने जरूर देखी होगी। ये प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है। पहले वह अलग ही दिखता था। खैर 2 सालों तक अमर हांगकांग में रहा और 96 में मुंबई लौट आया। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि 2 साल बाद ही क्यों लौटा। तो ऐसा है मामा, अब तक मुंबई में सरकार से लेकर पुलिस कमिश्नर तक बदल चुके थे। यही वजह थी कि उसे लगता था कि अब वह अपने पावर से कटाव केस में बच जाएगा। अब तक अमर के अंदर पुलिस का डर भी खत्म हो चुका था। वह खुल के मुंबई की सड़कों पर घूमने लगा, फिर से क्राइम नेक्सस ऑपरेट करने लगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी बदला हुआ उसका चेहरा। उसके अपने भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। जुलाई 1996, लोगों की चहल पहल से भरा खचाखच बॉम्बे सेंट्रल। यहाँ से थोड़े कदम आगे चलो तो महाराष्ट्र कॉलेज। इसी कॉलेज के ठीक सामने एक हाई क्लास होटल साहिल। इसी होटल के कमरा नंबर 702 में बैठा है पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रग माफिया नरी खान पठान। अरे मामा, ये कोई छोटा मोटा ड्रग माफिया नहीं है। अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, नेपाल से लेकर श्रीलंका तक उसका ड्रग बिकता है। उसका सिंडिकेट फैला हुआ है। इसी वक्त एक मारुति कार होटल के नीचे आकर खड़ी रहती है। कार से एक आदमी उतरता है, बड़ी फुर्ती से कमरा नंबर 702 की ओर आगे बढ़ता है। कमरे का बेल बजता है। नरी खान दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुला, सामने एक कदावर आदमी खड़ा है। अरे मामा, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद मुंबई का रावण अमर नाइक है। खैर, नरी खान और अमर के बीच ड्रग और हवाला मनी को लेकर एक डील हो रही है। तभी अचानक एक बार फिर इस कमरे का बेल बजा। सोचा कोई वेटर होगा। नरी खान दरवाज़ा खोलने फिर से आगे बढ़ा। जैसे दरवाज़ा खोला तो सामने मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसर हथियारों से लैस खड़े हैं। नरी खान पूरा अंदर से हिल गया। माथा पकड़ लेता है कि पुलिस को इस ठिकाने के बारे में पता कैसे चला। खैर, अब पुलिस की रिवॉल्वर के सामने नरी खान खड़ा है तो जाहिर सी बात है कोई होशियारी तो नहीं कर सकता। तुरंत दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। नरी खान को क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर लाया गया, जबकि अमर नाइक को बांद्रा में विजय सालस्कर के ऑफिस लाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों के साहिल होटल में होने की जानकारी क्राइम ब्रांच को किसने दी होगी। तो सुनो मामा, जो नरी खान है उसका मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े पठान की बीवी से चक्कर चल रहा था। और ये चच्ची जान भी बहुत पहुंची हुई हसीना थी, जिसके संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ साथ मुंबई पुलिस के बड़े बड़े अफसरों से भी थे। तो इसी औरत ने नरी खान की जानकारी क्राइम ब्रांच को दी थी कि आज नरी खान साहिल होटल में ड्रग और हथियारों की कंसाइनमेंट को लेकर किसी से मिलने वाला है। और इत्तेफाक से नरी खान के साथ साथ आज अमर नाइक भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लेकिन अभी तक पुलिस को ये खबर नहीं थी कि हमने जिन 2 आदमी को पकड़ा है उनमें से एक अमर नाइक है। जब पुलिस ने अमर नाइक की तलाशी ली तो उसकी जेब से एक पासपोर्ट निकला और पासपोर्ट में नाम लिखा था अमर नाइक। लेकिन बंदा अमर नाइक जैसा दिखता तो नहीं। पुलिस वाले हैरान है कि अमर नाइक का पासपोर्ट इस शख्स के पास क्या कर रहा है। जब इस आदमी को विजय सालस्कर के सामने खड़ा किया गया और विजय ने बातचीत की तो आवाज़ से पता चला कि ये तो वाकई में अमर नाइक है। और फिर अमर नाइक ने प्लास्टिक सर्जरी वाली पूरी कहानी सुनाई और कंफर्म हो गया कि यही अमर नाइक है। 10 जुलाई 1996, मुंबई ने आज एक बार फिर रात की चादर ओढ़ी हुई है। चंद्रमा की रोशनी भी आज अंधेरे की आहट से खौफजदा हो चुकी है। ना मुंबई जानता है ना ही यहाँ के लोग। वह तो बस अपनी गहरी नींद की आगोश में डूबे हुए हैं और पीछे एक खूनी खेल खेला जा रहा है। बॉम्बे सेंट्रल की साहिल होटल के सामने सालों से ठहरा हुआ त्रिकोणीय गार्डन। इसी गार्डन के आसपास सालों की रात से सोते आ रहे गरीब बेबस लाचार लोग आज की रात भी दिन भर कचरा कूड़ा चुनकर गुजर बसर करने वाले कुछ लोग अपनी झोपड़ियों में सोए हुए हैं। इन झोपड़ियों में रह रही कुछ वृद्ध महिलाएं बाहर बैठी हुई हैं। रात गहरा चुकी है। तभी पुलिस की 2-3 गाड़ियां वहां आकर रुक जाती है। कुछ पुलिस वाले एक आदमी को उस त्रिकोणीय गार्डन में बड़ी फुर्ती से ले जा रहे हैं। इधर ये वृद्ध महिलाएं
सब देख रही थी कि तभी दो पुलिस वाले यहाँ आते हैं। इन महिलाओं को ऊंची आवाज़ में कहते हैं, इतनी रात हो चुकी है, सो जाओ। अब खाकी वर्दी के सामने भला ये गरीब महिलाएं क्या करती, अपनी झोपड़ी में जाकर बैठ गई। करीब 5 मिनट के बाद ढाई 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 करती गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद उन पुलिस वालों के हंसने की भी आवाज़ सुनाई दी। इनके साथ साथ एक महिला के हंसने की भी आवाज़ सुनाई देती है। जब मुंबई में सुबह हुई, लोगों ने अपना टीवी ऑन किया और खबर सुनकर पूरा मुंबई हिल गया। खबर ही कुछ ऐसी थी, मुंबई के रावण का दहन हो चुका था। जी हाँ मेरे वीरो, मुंबई का रावण अमर नाइक पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। अब तक पुलिस भी मीडिया के सामने आ चुकी है। बयान दिया गया, सीन रिक्रिएट करने के लिए अमर नाइक को साहिल होटल लाया गया, लेकिन वह भागने लगा, पुलिस पर गोलियां चलाने लगा। तो जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर के हाथों अमर नाइक ढेर हो गया। लेकिन मुंबई के लोगों को और मीडिया को ये कहानी हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर उन झुपड़ी वालों ने किसी महिला के हंसने की आवाज़ सुनी थी। भला एक एनकाउंटर के वक्त पुलिस वालों के साथ एक महिला क्या कर रही थी? पुलिस की भूमिका पर कई सवाल खड़े हुए। फिर धीरे धीरे अफवाह उड़ी कि वह मिस्ट्री लेडी कोई और नहीं बल्कि सुनीत खटाव की पत्नी पन्ना खटाव थी, जो अपने पति के हत्यारे को जमीन पर पड़ा देख हंस रही थी। और भी अफवाह उड़ी कि पन्ना खटाव कैसे भी करके अपने पति के हत्यारे को सजा दिलवाना चाहती थी, तो उसने कुछ बड़े पॉलिटिशियन के साथ अमर नाइक को ख़त्म करने डील की थी। हालांकि इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो राम जाने, क्योंकि आज तक ये अफवाह ही रही है और सबूत नहीं मिले। खैर, हम आप पर छोड़ते हैं, आपको क्या लगता है, अमर नाइक का एनकाउंटर वाकई में एनकाउंटर था या फिर पॉलिटिकल मर्डर? कमेंट में ज़रूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।